20 मार्च 2024 एकादशी का दिन और साथ में रमजान की 11वां दिवस है। लोग रमजान के रोजे रख रहे हैं और आज विशेष दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी दुनिया में जो भी मानव जाति है या जो जीव जगत है उनके जीवन में खुशी कैसे बढ़े, इसके लिए ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो हमारी आपको अनेक शुभकामनाएं, आपके जीवन में खुशियां बढ़ें। और अब शुरू करते हैं कतरन का ये खास अंक। कतरन में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना, पहले चरण की अधिसूचना रात 12 बजे से जारी हो गई और उसके साथ पहले चरण के लिए नामांकन की जो प्रयास हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। और ये पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर चुनाव होना है। और इसके लिए जो 16 मार्च को जो चुनाव की घोषणा की गई थी उसमें कुल 7 चरणों की घोषणा की गई थी, जिसमें से पहला चरण जो होगा उसमें कई प्रदेश हैं जिनके इसमें लोकसभा सीटें आ रही हैं और वहां पर निर्वाचन होगा। तो नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च। केवल बिहार के लिए एक त्यौहार के कारण की छूट 27 की जगह 28 मार्च तक दी गई है और 28 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। और जो नामांकन वापस लेने की तिथि है वो बाकी जो प्रथम चरण की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वहां पर 28 मार्च होगी। केवल बिहार में उन त्योहार के कारण जो तिथियां बढ़ाई गई हैं वो 30 मार्च। बिहार में प्रथम चरण की 4 सीट के लिए नामांकन वापसी की जो तारीखें हैं वो 2 अप्रैल होंगी। और इसके साथ ये जो पहले चरण का चुनाव है ये आगे बढ़ेगा और कुल 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल का जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल रखा गया है। उसके अलावा जो 7 चरण हैं उनमें अलग अलग तिथियां सुनिश्चित की गई हैं। पहले चरण में जो राज्य शामिल हैं निर्वाचन में उसमें तमिलनाडु की कुल 29 जो लोकसभा सीटें, लगभग सभी सीटें तमिलनाडु की पहले चरण में समाहित की गई हैं। और उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटें शामिल हैं, राजस्थान की 12, उत्तराखंड की 5 और अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट इसमें शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2 और मेघालय की 2 के साथ मिजोरम की 1 सीट इसमें शामिल की गई है। नागालैंड भी इस पहले चरण में 1 सीट उसकी है और सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें इसमें शामिल की गई हैं। पहले चरण में अंडमान निकोबार की 1 और जम्मू कश्मीर की 1, वहीं लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की भी 1 सीट पहले चरण के मतदान में सम्मिलित है। तो इस तरह से ये लोकसभा का जो लोकतंत्र का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व, उसकी शुरुआत पहले चरण के अधिसूचना जारी होने के साथ। तो बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की ओर। कतरन में बात निर्वाचन आयोग के अहम फैसले की, जिसमें 6 राज्यों के जो गृह सचिव हैं उनको हटाने का फैसला निर्वाचन आयोग ने किया था, जिसमें एक ACS जो होम है उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद, उनको भी हटाया गया था और उनकी जगह जो नए IAS हैं उनको दीपक कुमार, उनको ये स्थान दिया गया है। और अब वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे और उत्तर प्रदेश में साफ ढंग से निर्वाचन हो सके, उसमें जो पुलिस की भूमिका है, गृह विभाग की भूमिका है, उसका वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। दीपक कुमार 1990 बैच के IAS हैं और वर्तमान में उनके पास अभी वित्त विभाग के वो अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभाल रहे हैं और साथ में गृह विभाग का दायित्व भी उनको दिया गया है। ये एडिशनल चार्ज उनके पास होगा। दीपक कुमार के पास बेसिक शिक्षा विभाग और ARC और उत्तर प्रदेश के साथ में माध्यमिक शिक्षा विभाग भी शामिल है। उनके पास कुछ और भी विभाग हैं जिसमें वित्त आयुक्त, संस्थागत वित्त है, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जुड़ा हुआ विभाग भी उनके पास है। बड़ा प्रशासनिक अनुभव है दीपक कुमार के पास। तो देखना होगा कि निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर दीपक कुमार उत्तर प्रदेश में साफ सुथरा चुनाव लोकसभा का कराने में किस तरह सफल होते हैं। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा निर्वाचन में NDA गठबंधन और INDI गठबंधन के बीच में जोर आजमाइश का दौर और तेज हो रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में राज्यों में अपनी भारतीय जनता पार्टी की पैठ बनाने के साथ में NDA गठबंधन को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से दौरे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन में जो तनातनी है उसकी खाई को पाटने की कोशिशें तेज हो गई हैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल सर पर है और पहले चरण की जो अधिसूचना जारी हो गई है तो सीधे मैदान में साबित करना है। और ये दोनों ही दलों में बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 5 विषयों को चुना गया है। उन 5 विषयों के साथ में 25 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी और अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की मर्यादा में साथ चलने की बात कर रही है। हालांकि चुनौतियां उनके सामने बहुत हैं। तो पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण दौरे की।
दक्षिण के में अपनी पैठ को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कैंपेन कर रही है और बहुत से रोड शो के साथ स्थानीय जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ भी तालमेल बनाया गया है। और प्रधानमंत्री ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दक्षिण में जिस तरह से हिंदू आस्था विरोधी बयान दिए गए हैं उनको लेकर के मुद्दे को और गर्म करने की कोशिश की और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद भी उनकी तरफ से की गई। राहुल गांधी के शक्ति के विनाश के बयान को लेकर शक्ति के उपासक और शक्ति के विनाशक, इस तरह की एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तेज की जा रही है और जिसमें प्रधानमंत्री ने इस पे जोरदार तरीके से हमला भी किया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध विपक्षी बोलते हैं और ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के तालमेल को भी मुद्दा बनाया और साथ में 11 शक्ति स्वरूपा महिलाओं को मंच पे एक साथ लाकर उनको भी याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से मातृबंधन एक इनिशिएटिव सरकार ने उठाया है उसको इनकैश करने की पूरी कोशिश है और उसके जरिए आधी आबादी यानी महिलाओं को हर हाल में रिझाने की कोशिश एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करने की कवायद कर रहा है। और इस तरह से उन्होंने आधी आबादी को संबोधित किया और उनको एक तरह से अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए अपनी अपील मुखर होकर रखी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और द्रमुक समेत अपने सहयोगी के साथ ये खत्म हो जाएगी इस लोकसभा चुनाव में। और शक्ति का एक मतलब भी समझाया और उन्होंने समझाया कि शक्ति मात्र शक्ति नारी शक्ति है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और उन्होंने सत्ताधारी द्रमुक के विरुद्ध इस बात को और हवा देने की कोशिश की कि द्रमुक ने जयललिता का अपमान किया और वो नारी शक्ति का अपमान करते चले आ रहे हैं और साथ में हिंदू आस्था के जितने भी प्रतीक हैं उन पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और देश इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस जो है संगठनात्मक ढांचे को लेकर जो अभी तक बहुत ढीले ढाले रवैये के साथ आगे बढ़ रही थी, अब इस चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ में थोड़ी तेजी आई है। एक दिन पहले हुई बैठक में बूथ मंडल सेक्टर समितियों को की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने की बात कांग्रेस की ओर से की गई है। तो देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में वाकई कांग्रेस अपने काडर को पूरी तरह से सशक्त कर पाती है या नहीं। कम से कम मजबूत जो विपक्ष की भूमिका भी निभाने के लिए अगर कवायद की जाए तो निश्चित रूप से देश में जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो समृद्ध होगा। आशा की जाती है कि जितने भी ऐसे दल हैं वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे और जमीन में जनता के प्रति जवाबदेही के साथ दो चार होंगे, सिर्फ कोरे वादे नहीं। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। और अब बात सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे भारत सरकार ने लागू कर दिया और इसके लागू किए जाने के साथ में ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दो नहीं बल्कि कुल 237 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इन सब याचिकाओं को क्लब कर एकजुट कर सुप्रीम कोर्ट की जो विशेष बेंच है वो इसकी सुनवाई कर रही है। और इस मामले में खुद ये जो बेंच है वो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच है और इसमें जो सुनवाई हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया किसी भी तरह से सीएए के लागू किए जाने पर रोक से इनकार कर दिया है। और साथ में इसमें सरकार की ओर से पेश जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने डिटेल में इतनी सारी याचिकाओं के जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल की तिथि अगली सुनवाई के लिए सुनिश्चित की है। इसमें जो याचिका करता है उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उसमें जो वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को बयान देना चाहिए कि सुनवाई जारी रहने तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं के दूसरे जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इसमें ये मसला उठाया है कि समस्या ये है कि अगर नागरिकता की कोई प्रक्रिया शुरू होती है और किसी को भी नागरिकता मिल जाती है तो कई कारणों से उसे उलटना असंभव होगा। इसलिए सरकार को जब तक याचिकाओं का निस्तारण नहीं होता तब तक इस प्रक्रिया में किसी को भी नागरिकता देने से बचना चाहिए, रुकना चाहिए। जो तीसरे वकील हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर से वकील निज़ाम पाशा ने जवाब के लिए केंद्र को वक्त क्यों चाहिए इसको लेकर के मुद्दा उठाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल अगली तारीख सुनवाई के लिए सुनिश्चित की है, जिस दिन सरकार की ओर से डिटेल हलफनामा या जवाब दाखिल होगा और उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला सुनाएगा। बढ़ते हैं आगे। देश में बहुत तेजी से उभरती हुई, बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई पतंजलि को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर नोटिस जारी की है और ये पूछा है क्यों ना रामदेव और बालकृष्ण के विरुद्ध एक अवमानना केस चलाया जाए। प्रकरण ये है कि जितनी भी तरह की ऐसी दवाएं हैं जो
मधुमेह को ठीक करने का दावा करती हैं या फिर अब बहुत सी ऐसे गंभीर असाध्य रोग हैं जिनको ठीक करने का दावा करती हैं, उनके विज्ञापनों को सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक बताया गया है और जो चुनौती दी गई है उसमें पतंजलि की ओर से जो प्रस्तुति की गई है वो संतोषजनक नहीं थी और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी भ्रामक विज्ञापन, तथ्यहीन विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके पतंजलि की ओर से ऐसे विज्ञापनों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और यही चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना पतंजलि की ओर से की गई है, जिसके संस्थापक संचालक बाबा रामदेव और बालकृष्ण हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त लहजे में तलब किया गया है और देखना होगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण इस पर क्या दलील पेश करते हैं और उनका पक्ष क्या होता है। लेकिन ये देश में एक बड़ी चुनौती है, केवल ये पतंजलि ही नहीं बल्कि यदि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट को गहनता से देखा जाए तो पता चलता है कि देश की शायद ही कोई कंपनी जो उत्पादों का निर्माण कर रही है वो भ्रामक विज्ञापन या तथ्यहीन विज्ञापन या कहें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर विज्ञापनों का प्रस्तुतिकरण न करती हो और उन सब के विरुद्ध नोटिस जारी की गई हैं। लेकिन अब तक उनमें से बहुत कम ऐसी हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। वो नोटिस जारी करती है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं के बहाने ही सही देश में ऐसी भ्रामक विज्ञापनों के जरिए कुछ भी माल बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। तो आज कतरन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक दिन बाद। तब तक आप सब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अपना ख्याल रखिए और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।